यूपी के संविदा कर्मचारियों को अब 25 से 45 हजार तक सैलरी, पेंशन का भी प्रावधान। उत्तर प्रदेश के संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने नई सैलरी चार्ट जारी कर दिया। अब कर्मचारियों को 25,000 से 45,000 रुपए तक वेतन मिलेगा। इसके साथ ही आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पेंशन सुविधा होगी। सरकार ने इस व्यवस्था के लिए आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया, जो भर्ती से लेकर वेतन भुगतान तक की जिम्मेदारी संभालेगा। नए फैसले से प्रदेश के करीब 5 लाख कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा और उनकी नौकरी के साथ साथ आर्थिक स्थिरता भी सुनिश्चित होगी। सहारा इंडिया रिफंड प्रक्रिया शुरू, लाखों निवेशकों के खातों में पहुंची रकम। सहारा इंडिया में फंसी पूंजी को लेकर लाखों निवेशकों को बड़ी राहत मिली। केंद्र सरकार और सेबी की निगरानी में सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2025 जारी कर दी गई। इस सूची में उन्हें निवेशकों के नाम शामिल हैं जिन्हें दस्तावेज सत्यापित पाए हैं और जिन्हें पहली किस्त के रूप में भुगतान मिलना शुरू हो गया। धीरे धीरे पात्र निवेशकों की रकम सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है। ये पहल न केवल आर्थिक सहारा दे रही है, बल्कि वित्तीय क्षेत्र में पारदर्शिता और विश्वास की नई मिसाल भी कायम कर रही है। यूपी में पहली बार गांव-गांव लगेंगे रोजगार मेले, 8,000 युवाओं को नौकरी का मौका। उत्तर प्रदेश में पहली बार गांव-गांव रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं। सेवा योजना विभाग की देखरेख में निजी कंपनीज मेरठ मंडल के 6 जिलों के ब्लॉक स्तर पर युवाओं की भर्ती करेंगी। यहाँ स्कूल से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट, ITI, पॉलिटेक्निक, MBA तक के छात्र छात्राओं को मौके पर नियुक्ति पत्र मिलेगा। अलग अलग सेक्टर्स में नौकरियों के अवसर मिलेंगे, जिनमें शुरुआती वेतन 15 से 35,000 रुपए तक होगा। मेरठ मंडल के गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, मेरठ में आयोजित इन मेलों से करीब 8,000 युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। योगी की बायोपिक अजय हाउसफुल, मुस्लिम जमात ने लगाया हराम का ठप्पा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर बनी बायोपिक अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी रिलीज होते ही छा गई। यूपी के बड़े शहरों में पहला शो हाउसफुल रहा और सिनेमाघरों में जय श्री राम व योगी योगी के नारे गूंज उठे। युवाओं में फिल्म को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला है। वहीं दूसरी ओर विवाद भी शुरू हो गया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने फतवा जारी कर कहा कि मुसलमान मोदी और योगी पर बनी फिल्म न देखें, क्योंकि शरीयत में फिल्म देखना हराम है। चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, 474 राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन खत्म। चुनाव आयोग ने गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दलों पर बड़ा एक्शन लिया। चुनाव आयोग ने ऐसी 474 राजनीतिक पार्टीज का रजिस्ट्रेशन समाप्त कर दिया। इससे पहले अगस्त में भी चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया था और 334 दलों का पंजीकरण समाप्त किया गया था। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के मुताबिक किसी भी पंजीकृत दल को चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेना होता है। यदि वो लगातार 6 साल तक इलेक्शन से दूर रहता है तो उसका पंजीकरण समाप्त हो जाता है। इस नियम के तहत इलेक्शन कमीशन ने ये कार्रवाई की है। इस तरह अगस्त से लेकर अब तक 808 पार्टीज का पंजीकरण समाप्त किया जा चुका है। सिर्फ ईडीए वोट के भरोसे नहीं, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की रणनीति में हुआ बड़ा बदलाव। समाजवादी पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए वादों की झड़ी लगा दी। अखिलेश यादव ने युवा, महिला, किसान जैसे वर्गों को साधने की रणनीति बनाई। सभा का लक्ष्य 2027 में 2012 जैसे परिणाम हासिल करना है, लेकिन जनता का विश्वास जीतना बड़ी चुनौती होगी। पार्टी मुखिया अखिलेश यादव वादों का एक एक पैडल मार रणनीति की रफ्तार बढ़ा रहे हैं। युवा, महिला, किसान, शिक्षक, नौकरी पेशा जैसे बड़े वर्गों पर तो नजर है, छोटी छोटी जातियों को भी उनकी पहचान और महापुरुषों को सम्मान जैसे वादों से साधना शुरू कर दिया है। डिप्टी सीएम मौर्य का कटाक्ष, अखिलेश राहुल पर सियासी वार। पीलीभीत दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि गरीब परिवार से निकले नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री बने हैं, यही विपक्ष को खटकता है। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए मौर्य ने कहा कि यूपी में उनके लिए 2047 तक कोई भविष्य नहीं। राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि वे अवसाद के शिकार हैं और सिर्फ विनाश की बातें करते हैं। मौर्य ने भाजपा को विकास की राजनीति करने वाली पार्टी बताया। सड़क हादसों में घायलों की मदद करने वालों को मिलेगा 25,000 का इनाम। उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क हादसों में घायलों की जान बचाने के लिए राहगीर योजना को और प्रभावी बनाया। इस योजना के तहत अगर कोई राहगीर घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाता है तो उसे 25,000 रुपए का इनाम मिलेगा। पहले ये इनाम 5,000 था। शासन का मानना है कि हादसे के बाद का पहला गोल्डन आवर जीवन बचाने में बेहद अहम होता है। ऐसे में लोगों को बिना झिझक मदद के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बांदा में शुरू हुई भेड़ पालन योजना, किसानों को मिलेगी 1.70 लाख की सहायता। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भेड़ पालन योजना की शुरुआत की है। बांदा में किसानों को इस योजना के तहत 1.70 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। योजना का उद्देश्य है कि किसान पारंपरिक खेती के साथ साथ भेड़ पालन से अतिरिक्त रुपया कमा सकें। नारायणी के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अभिषेक कुमार ने बताया कि लाभार्थियों को कुल लागत का केवल 10% ही वहन करना होगा, बाकी खर्च सरकार वहन करेगी।
नवरात्र से पहले विंध्याचल स्टेशन पर श्रद्धालुओं को मिलेगा नया फुटओवर ब्रिज। विंध्याचल रेलवे स्टेशन पर शारदीय नवरात्र मेले से पहले श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात मिलने वाली है। 8 करोड़ की लागत से बना 12 मीटर चौड़ा 80 मीटर लंबा फुटओवर ब्रिज जल्द ही यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। ये ब्रिज स्टेशन और डीएफसी लाइन की ओर बने सर्कुलेटिंग एरिया तक आसान पहुंच प्रदान करेगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 3 तरफ उतरने और चढ़ने हेतु 12 मीटर चौड़ी सीढ़ियां बनाई गई। नवरात्र मेले के दौरान यात्रियों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। 3 साल में जमीन का उपयोग नहीं तो रद्द होगा आवंटन, सीएम योगी का निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औद्योगिक विकास विभाग को सख्त निर्देश दिए कि आवंटन के 3 साल बाद तक जमीन का उपयोग न करने वाली औद्योगिक इकाइयों का भू आवंटन रद्द कर दिया जाए। ऐसी भूमि तुरंत दूसरे निवेशकों को दी जाएगी। सीएम ने कहा कि निवेश मित्र और निवेश सारथी पोर्टल को और सरल बनाया जाए ताकि निवेशक छोटा हो या बड़ा किसी को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। सरकारी आवास पर हुई समीक्षा बैठक में सीएम ने विभाग को पारदर्शी और निवेशक हितैषी व्यवस्था पर जोर दिया। एनसीआर में फिनटेक हब बनाने का निर्देश, सीएम योगी ने तेज की विकास योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्यात को बढ़ावा देने और निवेश आकर्षित करने के लिए एनसीआर में फिनटेक हब विकसित करने के निर्देश दिए। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी में से किसी एक क्षेत्र को इसके लिए चुना जाएगा। सीएम ने कहा कि यहाँ बड़ी बैंकिंग संस्थाओं के कार्यालय स्थापित हों। इसके साथ ही सभी जिलों में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पेशल एम्प्लॉयमेंट जोन की प्रक्रिया तेज करने के आदेश दिए। 100 एकड़ का ये जोन उद्योग, नवाचार, रोजगार का नया केंद्र बनेगा। ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 की तैयारियों का सीएम योगी ने लिया जायजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट का दौरा कर यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 के तीसरे संस्करण की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों के साथ 1 घंटे तक बैठक कर सभी व्यवस्थाओं को पिछले साल से बेहतर बनाने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि आयोजन स्थल पर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि देश विदेश से आने वाले उद्यमियों और अतिथियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। ट्रेड शो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। रामनगर देश का पहला शिप रिपेयरिंग सेंटर, पीएम मोदी करेंगे शिलान्यास। वाराणसी के रामनगर मल्टी मॉडल टर्मिनल पर देश का पहला मैदानी क्षेत्र स्थित शिप रिपेयरिंग सेंटर बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को जामनगर से ऑनलाइन इसका शिलान्यास करेंगे। अब तक जहाजों और बड़े जलायानों की मरम्मत समुद्र किनारे होती थी, लेकिन अब गंगा किनारे ही ड्राई डॉक तैयार होगी। इससे समय और धन की बचत होगी, साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा। ये परियोजना पीएम गति शक्ति और जलमार्ग विकास जैसी नीतियों को नई गति देने का काम करेंगी। हीरा सेक्टर 22F में बनेगी गोल्ड सिटी, ओलंपिक विलेज होगा मुख्य आकर्षण। यमुना प्राधिकरण सेक्टर 22F में गोल्ड सिटी विकसित करने की तैयारी कर रहा है। 256 हेक्टेयर में बनने वाली इस परियोजना का सर्वे और फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी अर्नेस्ट एंड यंग कंपनी को दी गई। मास्टर प्लान 2041 के तहत यहाँ पार्क, बड़े खेल मैदान और डेडिकेटेड स्पोर्ट्स सिटी विकसित होगी। इस पूरे क्षेत्र का प्रस्तावित आकार 1752.95 हेक्टेयर होगा, जो कुल शहरीकरण क्षेत्र का 4.67% है। गोल्ड सिटी का मुख्य आकर्षण ओलंपिक विलेज होगा, जहां लोग खेल और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले पाएंगे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा का 50 साल का मोबिलिटी प्लान अटका, टेंडर प्रक्रिया में रुकावट। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच बेहतर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था देने का सपना अभी अधूरा है। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान जो अगले 50 साल के लिए तैयार किया जाना था, फाइल में ही अटका है। इस प्लान का मकसद नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना क्षेत्र को पश्चिमी यूपी के जिलों से जोड़ना, बेहतर परिवहन सुविधा देना है। लेकिन नोएडा प्राधिकरण द्वारा 3 बार रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी करने के बावजूद टेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी, जिससे योजना पर ब्रेक लग गया। प्रयागराज में माघ मेला 2026 की तैयारियां शुरू, ड्रोन सर्वे से होगी बसावट। माघ कुंभ 2025 के बाद प्रयागराज में होने वाले माघ मेला 2026 की तैयारियां तेजी से शुरू होने जा रही हैं। मेला प्राधिकरण सबसे पहले 6 सेक्टर में बसने वाले मेले की बसावट के लिए ड्रोन सर्वे कराएगा। खास बात यह है कि इस बार हर सेक्टर का प्रभावी मजिस्ट्रेट होंगे। माघ मेला 3 जनवरी 2026 पौष पूर्णिमा से शुरू होकर 1 फरवरी माघी पूर्णिमा तक चलेगा, जबकि व्यवस्थाएं 15 फरवरी महाशिवरात्रि तक जारी रहेंगी। यूपी में विकास की नई दिशा, ग्रेटर गाजियाबाद की योजना और हाईवे पर राहत। गाजियाबाद को जिला बने 29 साल हो गए। विशेषज्ञों का मानना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन समेत कई क्षेत्रों में विकास हुआ, लेकिन ठोस नीति और पर्याप्त बजट से हर सेक्टर में और तेजी आ सकती है। इस बीच ग्रेटर गाजियाबाद की रूपरेखा तैयार हो रही है। गोरखपुर लखनऊ हाईवे पर एलिवेटेड फ्लाईओवर के दोनों ओर 11-11 मीटर चौड़ी सर्विस लेन बनने की तैयारी है, जिससे उद्यमियों और यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। इसमें मुरादनगर के 27 गांव और अन्य क्षेत्र जोड़ी जाएंगी। 30 अक्टूबर से शुरू होगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लेकिन पहुंचना भी चुनौती। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन की तैयारियां तेज हो गईं। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ने उद्घाटन की तारीख 30 अक्टूबर तय की। इसके लिए 25 अक्टूबर तक अधूरे कार्य पूरे करने की डेडलाइन तय की गई और युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। हालांकि एयरपोर्ट समय पर शुरू हो जाएगा, लेकिन वहां तक पहुंचना लोगों के लिए मुश्किल है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद से कनेक्टिविटी की बड़ी चुनौती बनी हुई है, जिससे जल्द ही हल करने की जरूरत है।
हर भवन का बनेगा डिजिटल नक्शा। झांसी गोरखपुर में शुरू हुआ जमीनी सर्वे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की राष्ट्रीय भू स्थानीय ज्ञान आधारित योजना के तहत अब शहरों के हर भवन का डिजिटल नक्शा तैयार किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के लिए झांसी और गोरखपुर नगर निगम को चुना गया। फरवरी में हवाई सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। जमीनी सर्वे शुरू किया जा रहा है। इसके लिए नगर निगम और राजस्व विभाग के कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। सर्वे के बाद लोगों से आपत्तियां भी मांगी जाएंगी। ये परियोजना शहरी विकास पारदर्शिता की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। बिजली विभाग में सख्ती। पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष ने विद्युत वितरण व्यवस्था सुधारने के लिए विभाग पर सख्ती दिखाई। पुरानी सामग्री का ऑडिट कराया जाएगा और गड़बड़ी मिलने पर वसूली की जाएगी। सुधार कार्यों में बदली गई सामग्री का अनुचित लाभ रोकने के निर्देश दिए। ट्रांसफार्मर्स की क्षति में कमी न आने पर अभियंताओं से स्पष्टीकरण भी मांगा गया। साथ ही लंबित आवेदनों का समय से निस्तारण करने और कर्मियों को प्रशिक्षण देने पर जोर दिया गया ताकि उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली सुविधा मिल सके। सांप के काटने से मौत पर 4 लाख मुआवजा। यूपी सरकार ने बढ़ाई आपदा सूची। यूपी सरकार ने अब सांप के काटने और जंगली जानवरों के हमले को आपदा सूची में शामिल कर दिया। तेंदुआ, बाघ, हाथी, मगरमच्छ, सियार, लोमड़ी, मधुमक्खियों के हमले से मौत होने पर पीड़ित परिवार को आपदा प्रबंधन योजना के तहत 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इतना ही नहीं, अगर किसी को सांप काट ले और उसकी जान बच जाती है तो उसका पूरा इलाज सरकारी अस्पताल में मुफ्त किया जाएगा। सरकार का मानना है कि ये कदम ग्रामीण और वन क्षेत्रों के लोगों को राहत देगा। इंस्पायर मानक योजना में फिर नंबर 1 बनने की तैयारी। यूपी में 30 सितंबर तक पंजीयन। विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग की इंस्पायर मानक योजना में उत्तर प्रदेश लगातार अव्वल रहने की ओर है। पिछले वर्ष 2 लाख नामांकन कर यूपी ने देश में पहला स्थान हासिल किया। विद्यालय प्रधानों और शिक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे छात्रों को प्रेरक कहानियां पढ़ाएं और शिक्षक पुस्तिका का अध्ययन कराएं ताकि विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण मौलिक विचार प्रस्तुत कर सके। योजना में पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 सितंबर तय की गई। सोनभद्र पुलिस को बड़ी सफलता। राबर्ट्सगंज में कच्चा बनियान गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार। सोनभद्र पुलिस ने राबर्ट्सगंज में कच्चा बनियान गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल एसपी अनिल कुमार ने बताया कि गिरोह के सदस्य दिन में फूल और गुब्बारे बेचकर रेकी करते थे और रात में चोरी व लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। इनके पास से चांदी के जेवरात और 45,000 रुपए नकद बरामद हुआ। पुलिस के अनुसार गिरोह ने राबर्ट्सगंज, दुद्दी और ओबरा क्षेत्र में 3 बड़ी वारदातें की। गैंग के 9 सदस्य अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस की टीम्स लगी हैं। मिशन सुदर्शन चक्र की शुरुआत। इसरो और न्यूक्लियर प्लांट्स की सुरक्षा होगी अब भेद्य। भारत के दुश्मनों के लिए खतरे की घंटी कही जा रही मिशन सुदर्शन चक्र की शुरुआत कर दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने प्रेजेंटेशन के साथ ही इस मिशन का औपचारिक आगाज हुआ। मिशन के लिए एक विशेष समिति का गठन भी किया गया जो प्रोजेक्ट की लागत और दायरे का निर्धारण करेगी। इस पहल का उद्देश्य इसरो और देश के न्यूक्लियर प्लांट्स को अभेद्य बनाना है। यह मिशन भारत की सुरक्षा क्षमता, रणनीतिक रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।